नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 12th क्लास के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल की। भूगोल का प्रथम किताब मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। उसका दूसरा एक्सरसाइज का प्रश्न उत्तर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में कई बार कई बोर्डों में आए हुए हैं और आगामी परीक्षा में भी आने की संभावना है। तो आज हम एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके समक्ष रख रहा हूं। एक एक करके प्रश्नों को मैं बता रहा हूं, साथ में इसकी व्याख्या भी करते चलूंगा। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप और डी उत्तरी अमेरिका। इनमें से किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो सामान्य लड़का भी इसको लगा लेगा, एशिया। ये प्रश्न आया हुआ है पहले की परीक्षाओं में। एशिया महादेश जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा 436 यानी कि 436.6 करोड़ है। ये एशिया महादेश जिसकी जनसंख्या 436.6 करोड़। उसके बाद सेकेंड स्थान पे आता है अफ्रीका महादेश 128.4 करोड़। उसके बाद यूरोप महादेश 74.6 करोड़ और नॉर्थ अमेरिका 36.5 करोड़। तो आप इस आंकड़े को हमेशा ध्यान में रखें। तो सबसे नंबर 1 पे जो महादेश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है वो है एशिया, दूसरे स्थान पर है आपका अफ्रीका। ये दो याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या का मतलब जनसंख्या घनत्व जहां कम है। तो निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए आटाकामा। आटाकामा एक मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका में है। बी भूमध्य रेखीय प्रदेश। भूमध्य रेखीय प्रदेश का मतलब 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का इलाका। ये इलाका ज्यादा गर्मी और ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। सी दक्षिण पूर्व एशिया और डी ध्रुवीय प्रदेश। तो देखिए इसमें कुछ चीजें आप ध्यान में रखिए। अभी मैं मैप में दिखा के आपको बता दे रहा हूं। ये विश्व का नक्शा है और इस विश्व के नक्शे में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र हमने दिखाया है। देखिए जहां भी अनुकूल दशाएं मानव के रहने लायक रहेंगी, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तर पूरब ये अमेरिका, ये कुछ विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि किस महादेश के किस इलाके या किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से भी बन सकते हैं। पूछ सकता है कि यूरोप महादेश में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, दे देगा ऑप्शन में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब। तो आप याद रखिए उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है यूरोप का, वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। वैसे ही अमेरिका में उत्तर पूर्वी इलाके में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। यहां पर 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। ये 5 लैक्स एरिया है और इस एरिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को उत्तरी अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। एशिया महादेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और इसका जो दक्षिण पूर्वी या पूर्वी एशिया जो है वहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये 3 महादेश का जनसंख्या ज्यादा वाला क्षेत्र आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अब आप देखिए विश्व में जनसंख्या घनत्व कहां कम है, यानी कि जनसंख्या घनत्व में बहुत निम्न स्तर है जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो अमूमन सी बात है जहां पर सालों भर बर्फ रहेगा, यानी उच्च अक्षांशों पर सालों भर बर्फ रहेगा, जैसे अंटार्कटिका है, ये महादेश सालों भर बर्फ है, एक भी जनसंख्या नहीं है। ग्रीनलैंड है, या ये आपका कनाडा का जो क्षेत्र है ऊपर वाला, अलास्का का जो क्षेत्र है, ये रसिया का जो क्षेत्र है जो ध्रुवीय क्षेत्र पड़ता है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो हायर अगर ठंडा जहां पड़ता है, सबसे ज्यादा जहां ठंडा पड़ता है, सालों भर बर्फ जमा रहता है, वहां जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलेगा। उसके बाद जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है,
या बहुत ज्यादा वर्षा होता है उस इलाके में भी जनसंख्या घनत्व तो कम देखने को मिलेगा। जैसे ये अफ्रीका का सहारा जो मरुस्थल है लगभग 11 अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। वैसे ही आटाकामा जो मरुस्थल है या 0 डिग्री अक्षांश के आसपास ये जो अमेजन बेसिन है या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ज्यादा गर्म है या गर्मी के कारण यहाँ ज्यादा वर्षा होती होगी, या बिल्कुल सूखा वाला गर्मी है जैसे मरुस्थलीय जो इलाका है वो बहुत ज्यादा हीट होता है, गर्म होता है, तो वहां जनसंख्या घनत्व तो कम देखने को मिलती है। और 0 डिग्री के आसपास का जो इलाका है वहां पर भी जनसंख्या घनत्व तो कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गर्मी और गर्मी के कारण ज्यादा वर्षा देखने को मिलता है। तो 3 क्षेत्र आपको 3 महादेश में याद रखने हैं जहां जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है। तो ये मैप का जो आंकड़ा है ये आपको ध्यान में रखना होगा। इससे बहुत ज्यादा सवाल बन रहे हैं, कई सवाल बन सकता है। तो हमें लगता है संभवतः इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ चुके होंगे। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? तो आटाकामा मरुस्थल ये विरल जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय प्रदेश ये विरल जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया ये विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है, यहाँ सघन जनसंख्या है, बहुत ही सघन है, तो ये इसका सही आंसर है। चूंकि नहीं पूछ रहा है, ध्रुवीय प्रदेश नहीं होगा, ध्रुवीय प्रदेश ज्यादा ठंडा होता है, बर्फ ही बर्फ है, इस कारण यहां भी जनसंख्या घनत्व कम ही देखने को मिलता है। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? जनसंख्या को परिवर्तित करने का 3 ही कारक है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। एक है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। अब उसमें प्रवास में भी 2 कैटेगरी है, उत्प्रवास, आप्रवास। डिटेल के लिए आप डिटेल वाला वीडियो देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो प्रवास ये कारक है, आवास ये कारक नहीं है, तो ऑप्शन यही सही होगा। जन्म कारक है ही, मृत्यु कारक है ही, यानी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास ये 3 ही कारक हैं जो जनसंख्या में परिवर्तन लाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आवास इसका सही आंसर होगा, चूंकि हमसे नहीं पूछ रहा है। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस वर्ष मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई, यानी विश्व की जनसंख्या कब किस वर्ष में 6 अरब हो गई है? ऑप्शन ए 1750, बी 1975, सी 1830 और डी 1999। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1999। देखिए आंकड़ा देखिए, 1850 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी, 1930 में 2 अरब हो गई, 1975 में 4 अरब हो गई, 1999 में 6 अरब हो गई और 2011 में 7 अरब हो गई। और अभी 2021 या 2021 में विश्व की जनसंख्या 7.7 अरब हो गई है। तो आपको ये आंकड़ा याद रखिएगा, इससे संबंधित कुछ कैसा भी क्वेश्चन घुमाएगा, पूछ सकता है 1930 में क्या था, 75 में क्या था, 1850 में क्या था, वो आपका हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है? वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। पहला क्वेश्चन आपने देखा था किस महाद्वीप में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो हमने एशिया मारा था। अब यहां पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, यानी ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। वृद्धि दर, जब भी वृद्धि दर आए तो आप अफ्रीका लगाइए, अफ्रीका, अफ्रीका इसका जन्म दर बहुत ही ज्यादा है। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी एशिया। तो वृद्धि दर के मामले में अफ्रीका सबसे नंबर 1 पर है। तो वृद्धि जब दर आए तो आप मारिए अफ्रीका, और जब जनसंख्या सर्वाधिक है आए तो मारिए एशिया। देखिए अफ्रीका का जो वृद्धि दर है वो 2.6% है, एशिया का वृद्धि दर 1.1% है, यूरोप का वृद्धि दर बिल्कुल शून्य है और ऑस्ट्रेलिया का वृद्धि दर जो है 1.0% है। तो इस आंकड़े, ये 2018 का आंकड़ा है, इस आंकड़े से आपको पता चल रहा होगा कि अफ्रीका का वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। अब आते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, यानी कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए प्रवास के लिए, बी
भूमि निम्नीकरण के लिए, सी वायु प्रदूषण के लिए, डी गंदी बस्ती के लिए। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर ये प्रवास के लिए उत्तरदायी हैं। पुश फैक्टर यानी कि पुश मतलब होता है धक्का देना, पुल फैक्टर मतलब खींचना। कुछ ऐसे कारक हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर करते हैं, वो सभी के सभी कारक पुश फैक्टर हैं। जैसे जलवायु खराब हो गई, या किसी इलाके में असामाजिक कुछ ऐसे कार्य होने लगे जिसके कारण आपको वहां से भागना पड़ा, राजनीतिक अस्थिरता हो गई। अभी देखिए ना, अभी अफगानिस्तान में क्या हो रखा है, अफगानिस्तान में आतंकी पूरे क्षेत्र को कवर कर लिए हैं, यानी पूरे अफगानिस्तान तालिबान आतंकी एक संगठन है उनके हाथों में चला गया है, तो वहां से लोग भाग रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक अस्थिरता है जिसके कारण वहां से लोगों का प्रवास हो रहा है। तो प्रतिकर्ष ऐसे ही कारक हैं जिसके कारण लोग मजबूरी में वहां से भागने को या एक जगह से दूसरे जाने को मजबूर हो जाते हैं। अब अपकर्ष कारक कौन कौन है? अपकर्ष कारक यानी कि पुल फैक्टर, पुल मतलब होता है खिंचाव, ऐसे कुछ कारक हैं जो आपको खींचते हैं। जैसे अनुकूल कहीं की जलवायु है, शिक्षा की कहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है, यातायात और आधुनिक संसाधन वहां उपलब्ध हैं, ये सभी चीजें आपको अपनी ओर खींचती हैं। ये सब चीजें शहर में हैं, इस कारण लोग शहर की ओर खींचा आ रहा है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो में आप समझ लीजिएगा। वैसे इसका जो आंसर है वो ए होगा। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? सघन जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी ध्रुवीय प्रदेश, या डी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे सघन जनसंख्या का घनत्व है, तो इसका आंसर ए सही होगा। भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी 0 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र अनुकूल रहने के लिए नहीं है। ध्रुवीय प्रदेश सालों भर बर्फ है, वहां भी नहीं है। मरुस्थलीय प्रदेश गर्मी होता है, वहां भी नहीं है। तो सबसे अनुकूल जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो है दक्षिण पूर्व एशिया, तो इसका आंसर ए होगा। 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वें नंबर प्रश्न पर गौर करें तो वो कह रहा है कि सर्वप्रथम जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए F.W. नोटेस्टीन, बी W.M. थॉम्पसन, सी T.W. सुल्ज, या डी C.P. ब्लेयर। इसमें से जननांकीय संक्रमण सिद्धांत सबसे पहले 1926 में W.M. थॉम्पसन ने दिया था। इन्होंने अपने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में 3 अवस्थाएं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी पूरे जनसंख्या को, जो अब तक जनसंख्या है 1926 तक जो जनसंख्या थी, उस पूरे विश्व की जनसंख्या को 3 अवस्थाओं में कैटेगराइज किया, और तीनों अवस्था की अलग अलग विशेषता है। आप डिस्क्रिप्ट जो विस्तृत पढ़ाया गया है उसको पढ़ लीजिए। तो 1926 में इन्होंने अपना जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया। बाद में F.W. नोटेस्टीन ने 1945 में 1945 में इन्हीं के सिद्धांत को थोड़ा संशोधित करके रखा। बाकी जो T.W. सुल्ज हैं और C.P. ब्लेयर हैं, इन्होंने इस जनसंख्या संक्रमण या जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का समर्थन किया। 8वां के बाद आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं में उच्च जनसंख्या वृद्धि वाली अवस्था कौन सी है? 3 अवस्थाएं, प्रथमक, द्वितीयक और तृतीयक अवस्था जो है, इस तीनों अवस्थाओं में सबसे ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि या यूं कहें कि जनसंख्या का विस्फोट के लिए कौन अवस्था उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था और डी कोई नहीं। इसमें से सही आंसर है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था जो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का, उस अवस्था में जन्म दर वैसे ही रहता है और मृत्यु दर में गिरावट आती है मेडिकल वगैरह सुविधाओं के कारण, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति हो जाती है। अब आते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है, कैसी होती है? ए ज्यामितीय ढंग से, बी अंकगणितीय ढंग से, सी दोनों ढंग से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो रॉबर्ट माल्थस ने अपना
जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है। इसका आंसर सही होगा ए। ज्यामितीय तरीके से बढ़ने का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन अनाज जो है या संसाधन जो प्राकृतिक हैं जिसकी मानव को जरूरत है वो अंक गणितीय तरीके से बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि जो है वो ज्यामितीय ढंग से बढ़ती है। ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। एक कथन है और इस कथन के को कहने वाले कौन है उसी का नाम बताना है। कथन है कि प्राकृतिक की मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है, जो अतिथि बिना निमंत्रण के आएगा उसे अवश्य ही मरना होगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पीटर कॉक्स, बी डीओ काउगिल, सी ब्लेयर या डी रॉबर्ट माल्थस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने ही ये कथन दिया था कि प्राकृतिक की मेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है, जो अतिथि बिना निमंत्रण के आएगा उसको मरना पड़ेगा। इनका सीधा कहने का मतलब यह था कि ज्यादा जनसंख्या अगर होगा पृथ्वी का हद से ज्यादा और संसाधन कम होंगे तो व्यक्ति मरने लगेगा या जनसंख्या को प्राकृतिक स्वतः कंट्रोल कर लेगी। कोई महामारी या कोई भूकंप या कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आ जाएगी या कोई संक्रमण ऐसा फैल जाएगा कि जनसंख्या स्वतः कंट्रोल हो जाएगा। तो ये उन्हीं को मरने की बात कह रहे हैं। इस कथन को याद रखिएगा, शायद पूछ दे, चूंकि देश के अलग अलग बोर्ड की परीक्षाओं में ये पूछा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है कि कौन जनसंख्या स्थानांतरण के अपकर्ष यानी कि पुल कारक नहीं है। याद रखिएगा, जनसंख्या का अपकर्ष कारक नहीं पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए रहन सहन का निम्न दशा, ऑप्शन बी शांति या अस्थायित्व, ऑप्शन सी रहन सहन का उच्च दशा, ऑप्शन डी अनुकूल जलवायु। तो देखिए अपकर्ष कारक पूछ रहा है आपसे। अपकर्ष का इंग्लिश याद रखिए पुल फैक्टर। पुल का मतलब खींचना, तो इसमें से पुल का मतलब खींचना, तो इसमें से कौन सा ऐसा कारक आपको है जो खींचने जैसा नहीं दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है कि उससे आदमी खिंचा के चला जाएगा या वो चीज अपनी ओर आकर्षित करेगी। देखिए रहन सहन का निम्न स्तर अगर रहेगा तो वो किसी व्यक्ति को अपनी ओर नहीं खींचेगा। जहां भी रहन सहन का निम्न स्तर है, आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में जहां भी गंदगी बहुत ज्यादा है, लोग एकदम लोएस्ट क्वालिटी से रहते हैं, चारों ओर गंदगी फैली हुई है, वहां पर कोई बसना नहीं चाहेगा। तो रहन सहन की निम्न दशा जो है ये पुल फैक्टर है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। बाकी उच्च दशा जहां रहन सहन का रहेगा वहां जाके लोग बसना चाहेगा, जहां शांति रहेगी, अस्थायित्व रहेगा वहां भी जाके बसना चाहेगा, अनुकूल जहां की जलवायु है वहां भी जाके बसना चाहेगा। तो वो सब जो है ये अपकर्ष कारक हैं, शांति, अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु, उच्च रहन सहन का स्तर, ये सब अपकर्ष कारक हैं। लेकिन रहन सहन का निम्न जो दशा है वो पुश फैक्टर है, वो आपको बाहर की ओर धकेलता है, वो आपको वहां बसने के लिए वहां से भागने को कहेगा। वो दशाएं आपको वहां से हटने को कहेंगी। तो रहन सहन का निम्न स्तर इसका या निम्न दशा जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। इसके बाद 2 प्रश्न और हैं जो आप ध्यान में रखेंगे इस अध्याय का। विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% भाग समस्त स्थलीय भाग के केवल 10% भाग पर निवास करता है, ये कथन किसका था? ऐसे ही पूछेगा। ऑप्शन ए जैल्सी महोदय, बी क्रेसी महोदय, सी ब्राउजर महोदय या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रेसी महोदय। क्रेसी महोदय का यह कथन था कि विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 90% जो हिस्सा है वो विश्व के स्थलीय भाग के केवल 10% हिस्से पर निवास करता है। ये कथन बड़ा मकबूल हुआ और बड़ा आश्चर्य लगा उस समय लोगों को जब ये कथन आया था। अगला क्वेश्चन है HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का पूरा नाम सीधा ऐसे ही याद रखिए, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। ये बस ध्यान में रखिए, हो सकता है परीक्षा में सवाल पूछ दे। तो इस अध्याय से हमारी नजर में 15 प्रश्न महत्वपूर्ण थे।
जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, आगे भी आने की संभावना है। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रश्न इस अध्याय से नहीं बनते हैं। वैसे जबरदस्ती बनाया जाए तो 5-10 क्वेश्चन और भी बन सकते थे, लेकिन फालतू का क्वेश्चन तैयार करने से कोई फायदा नहीं है। आप ये 15 क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, हमारे मतलब निगाह से भाई अलग-अलग शिक्षक अलग-अलग तरीके से, कोई ज़्यादा भी इस अध्याय के क्वेश्चंस को बना सकता था या कम भी बना सकता था। खैर हम 15 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 15 क्वेश्चन में से ही कोई क्वेश्चन टच करना होगा करेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस अध्याय के ये जो ये अध्याय है, इसका ये हमको लगता है 5वां पार्ट है। पार्ट ये 5 है। पार्ट 5 और 5 ये वीडियो के साथ ये अध्याय टोटली समाप्त हो गया। अब अगले अध्याय के वीडियो को हम अगले अध्याय का भी हमको लगता है प्रश्न उत्तर ही रह गया है, तो दूसरे अध्याय के बाद तीसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर मैं डालूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।